हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 9th में आपका चैप्टर चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल। हम बात कर रहे हैं कोशिका के बारे में और इस चैप्टर में आप कोशिका क्या होती है, आई थिंक आपको कोशिका क्या होती है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोशिका क्या होती है, हम कह सकते हैं हर वो जीवन किस पर बना हुआ है, कोशिका पर ही बना हुआ है, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, कोशिका ही है। कोशिका क्या होती है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि सभी बच्चे इसका आंसर बता सकते हैं कि कोशिका क्या होती है। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि कोशिका की संख्या के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पे जीव जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव वो जो केवल एक ही कोशिका से बने हैं और उसी एक ही कोशिका से अपने जीवन से रिलेटेड सारे कार्य जो है उसके वो संपन्न कर ले पाते हैं। और जो जीव बहुकोशिकीय होते हैं वो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। आप सभी को पता है, जैसे मैं और आप, हम सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। हम पेड़ पौधे भी जो आपको दिखाई पड़ते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं और एक कोशिकीय जीव में जैसे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, एक ही कोशिका से अपने जीवन से रिलेटेड सारी प्रक्रियाएं संपन्न कर लेता है। उसके अलावा हमने संरचना के आधार पे देखा था कि जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब इसमें भी आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मैंने आपको बताया था कि बच्चों साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे शब्द आपकी बुक में ऐसे आते हैं जो ना तो हिंदी के होते हैं और ना ही इंग्लिश के। ना वो हिंदी के होते हैं ना वो इंग्लिश के होते हैं, वो या तो लैटिन लैंग्वेज के होते हैं या ग्रीक लैंग्वेज के होते हैं। तो एक बार आपको वो चीज लर्न कर लेनी चाहिए कि हाँ ये शब्द ग्रीक भाषा से आया है, ये शब्द लैटिन भाषा से आया है। तो जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक शब्द है वो आया है ग्रीक भाषा से। उसमें आपको यह समझाया गया कि प्रो का मतलब आद्य, यानी कि एकदम शुरुआत वाला, और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, यानी कि बिल्कुल अविकसित। केंद्रक जिस कोशिका में पाया जाएगा वो कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाएगी और जिस कोशिका में केंद्रक जो है फुली डेवलप्ड होगा, पूर्ण रूप से विकसित होगा, या केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला पाई जाएगी, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर बंद होगा उसका जेनेटिक मटेरियल, वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाएंगी। अगर ये आपको क्लियर है तो सभी बच्चे हैंड रेज करके मुझे बता देंगे और उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि कोशिका में किस तरह से पदार्थों का आवागमन होता है, किस तरह से पदार्थ अंदर और बाहर हो जाते हैं। वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के तहत होता है, यानी कि विसरण और परासरण की प्रक्रिया के तहत होता है। तो उसके बारे में हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आगे कंटिन्यू करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोशिका किस चीज से बनी हुई होती है, ये आप सभी जान चुके हैं कि कोशिका आपकी बनी हुई होती है कुछ कोशिकांगों से मिलकर के। कोशिका में 3 चीजें मेन होती हैं। सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है और उसके अंदर केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच की जो जगह है उसमें कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो in order to maintain a proper balance in the internal environment of the body, cells need to take in useful substances and release harmful materials। यानी कि कोशिका का जो अंदरूनी एनवायरनमेंट है उसको सही तरीके से मेंटेन करने के लिए कोशिका के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिससे वो अपने जरूरत के सब्सटेंसेस को, यूजफुल पदार्थों को अंदर ले सकती है और हार्मफुल मटेरियल्स को रिलीज कर सकती है, यानी कि एक्सक्रीट आउट कर सकती है। तो जैसे क्या आप सभी जानते हैं कि फूड
वेस्ट मैटर और वाटर ये कैसे सेल के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये प्रक्रिया होती है आपकी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के तहत। सो सच ट्रांसपोर्टेशन अकर्स मेनली बिकॉज ऑफ टू प्रोसेसेस। पहली प्रक्रिया का नाम है विसरण और दूसरी प्रक्रिया जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं उसका नाम है परासरण। क्या नाम है? विसरण और परासरण। तो विसरण क्या है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि विसरण बेसिकली क्या है। विसरण क्या है? डिफ्यूजन is the movement of individual molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। जो भी गति होगी अणुओं की वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगी, यानी कि जिधर ज्यादा गाढ़ापन होगा उधर से हल्के गाढ़ेपन की तरफ जो कंसंट्रेशन का चेंज होता है। तो जहां पे हायर कंसंट्रेशन होगी मॉलिक्यूल्स की, वहां से वो मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे ऑटोमेटिकली। The larger the difference in concentration, the more rapid is the flow of molecules. अब इसको अगर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें, जैसे कभी कभी बालू को हाथ में भर लीजिए, सूखे बालू को, और उसको देखिए तो बालू को जैसे ही जहां पर ज्यादा बालू था बहुत तेजी से जब वो नीचे की तरफ गिरता जाता है, ठीक है। और जितना ही ज्यादा कंसंट्रेशन, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो उतना ही तेज उसका फ्लो मॉलिक्यूल्स का होता है। इन डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज रैंडम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो इंडिपेंडेंट होता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। और जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है आपका विसरण का, वो है कि किस तरह से गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है और एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का हमारे मानव शरीर में। हमारे मानव शरीर में क्या होता है कि ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम कब छोड़ते हैं? जब हमारी कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है और फिर अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है। बाहर ऑक्सीजन हम खींच चुके होते हैं और उस ऑक्सीजन को कोशिका के अंदर ले लिया जाता है। तो क्या कंसंट्रेशन जहां ज्यादा होता है वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होने लगता है। गैसेस का मूवमेंट इसी तरीके से होता है और इसी तरह से पोषक तत्वों का अवशोषण भी हमारे शरीर में इसी प्रकार से होता है। अगर आप समझने की कोशिश करें तो इनहेल्ड एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। हम जो सांस लेते हैं उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। इन द लंग्स यानी कि हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। हमारे फेफड़ों में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा यानी रक्त वाहिकाओं के द्वारा डिफ्यूज हो जाती है, या कह सकते हैं कि मिक्सअप हो जाती है, घुल मिल जाती है, एंड रीचेस द रेड ब्लड सेल्स। और कहाँ पहुंच जाती है? लाल रुधिर कणिकाओं तक पहुंच जाती है, जहां पे इट बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जहां पे वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ अपने आप को बॉन्ड बना लेते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फॉर्म कर लेते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? फिर वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू जो है वो सर्कुलेट होता है। क्या सर्कुलेट होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज देन सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। हमारे पूरे शरीर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सर्कुलेशन होता है। किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है। Oxygen concentration is lesser in tissues than in the blood or the red blood cells. ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो ऊतकों में कम होता है और ब्लड में ज्यादा होता है। इसलिए ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट ऑफ द ब्लड एंड एंटर्स द टिश्यूज एंड लेटर द सेल्स।
तो इसीलिए सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज होती है, उसके बाद टिश्यूज में और उसके बाद धीरे धीरे सेल्स तक पहुंच जाती है। सिमिलरली इसी तरह से इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारा जो पाचन तंत्र की नली है, जो पाचन नली है, उसमें भोजन क्या होता है, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। वहां पे भोजन की तोड़ फोड़ हो जाती है, ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं, किसमें, जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में, सच एज ग्लूकोज। यानी कि अगर हम स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट को खा रहे हैं तो वो स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है। और ग्लूकोज क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच जाता है पोषक तत्व, तो न्यूट्रिएंट्स आर देन अब्सॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टिनल सेल्स थ्रू डिफ्यूजन। तब जब ग्लूकोज के रूप में पहुंच जाता है, तब डिफ्यूजन की ही प्रक्रिया के द्वारा ये जो न्यूट्रिएंट है ये इंटेस्टिनल सेल्स के द्वारा, यानी आपकी आंतों में जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा डिफ्यूजन की प्रोसेस के तहत ये अंदर एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों परासरण की, यानी कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस की। ये कैसा है, ये एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन है, यानी कि डिफ्यूजन की तरह की ही प्रक्रिया है लेकिन एक स्पेशल केस। ऑस्मोसिस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं जहां पे दो सॉल्यूशंस हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशंस आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जहां पे दो सॉल्यूशंस जिनकी अलग अलग कंसंट्रेशन है उसको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या किया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। तो सम फीचर्स ऑफ ऑस्मोसिस आर एज फॉलोज। ऑस्मोसिस के कुछ फीचर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कोई खास अंतर नहीं है, बस डिफ्यूजन की प्रक्रिया जो है उसमें गैसों के आदान प्रदान की बात की जाती है और ऑस्मोसिस की प्रोसेस में वाटर के आदान प्रदान की या लिक्विड के आदान प्रदान की बात की जाती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर, जैसे कि सॉल्वेंट, टेक्स प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट टू द रीजन वेयर देयर इज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। अब दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम द रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज हायर टू द रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लोअर। यानी यहाँ पे भी जो मूवमेंट है सॉल्वेंट का वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही होता है। कैसे होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही होता है। तो अगर हम बात करें विसरण की, तो विसरण में आपने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। कैसे, जैसे कुछ पदार्थ हैं जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, ये एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है, हम कह सकते हैं इसको कि कोशिकीय अपशिष्ट है या हमारे शरीर से उसका निकलना जरूरी है। जब वो हमारी कोशिका में इकट्ठा हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होता है, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, यानी कि उसका कंसंट्रेशन जो है कोशिका के अंदर वो बढ़ जाता है। और कोशिका के बाहर के पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सांद्रता कोशिका के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो गई उससे कम हो जाती है। तो कम से ज्यादा से कम की तरफ क्या हो जाते हैं, मूवमेंट्स मॉलिक्यूल्स का स्टार्ट हो जाता है। तो अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हुई और बाहर कम हुई, तो बाहर की तरफ वो मूव आउट करना शुरू कर देती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है तो अंदर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है और ऑक्सीजन जो बाहर होती है वहां पे सांद्रता ज्यादा रहती है। तो फिर अब उल्टी प्रोसेस शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ जाने लगती है। तो ये प्रक्रिया जिसमें कोशिका और बाहर के पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान हो रहा है और बेसिकली मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। और विसरण में ही यदि गैसों के आदान प्रदान में, विसरण में ही अगर जल के अणुओं की गति होने लगे, क्या लिखेंगे, यदि जल के अणुओं
की गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा हो तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं परासरण या ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ये बात आप सभी को समझ में आ गई। अब इसमें आप इस डायग्राम को देखिए। इसमें क्या है? जो सॉल्यूट क्या होता है? जो पानी में घोला गया होता है, और ये क्या है? वाटर है। ये आपके वाटर के कण हैं। किसी भी, आप मान लीजिए कि ये जैसे एक सॉल्यूशन रखा गया है, इसमें ये पानी के कण हैं, वाटर के कण हैं, और इसमें जो चीज घोली गई है वो क्या कहलाती है? सॉल्यूट कहलाती है। तो हायर वाटर कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा है, यानी कि पानी की सांद्रता इसमें क्या है? इसमें पानी की सांद्रता ज्यादा है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, हायर वाटर कंसंट्रेशन है, और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई गई है, यानी कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली लगाई गई है। क्या लगाया गया है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के थ्रू क्या होता है कि जो लोअर वाटर कंसंट्रेशन होता है उसकी तरफ वाटर का मूवमेंट जो है वो होना शुरू हो जाता है। लोअर वाटर कंसंट्रेशन है इसमें, इधर की तरफ राइट हैंड साइड पे जो आपको डायग्राम दिखाई पड़ रहा है, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है, यानी कि यहाँ पर पानी की सांद्रता कम है। तो जो मूवमेंट है वो किधर होगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यानी कि जो ये जल के अणु हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परासरण की प्रक्रिया या ऑस्मोसिस की प्रोसेस कहते हैं। तो जीवों में ऑस्मोसिस की प्रोसेस का क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हम समझेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सजीवों में परासरण का क्या महत्व है। तो हम बात करें यदि प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब सॉइल वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, यानी कि जो पौधे की जड़ें होती हैं वो जो जमीन में उपस्थित पानी है, मृदा में जो पानी मौजूद है, उस पानी को एब्जॉर्ब कैसे करती हैं, अवशोषित कैसे करती हैं, ये प्रोसेस आपको ऑस्मोसिस की प्रोसेस के तहत समझने को मिलेगी। वाटर कंसंट्रेशन इज हायर इन सॉइल देन इन रूट सेल्स। जो पानी की सांद्रता है वो मृदा में ज्यादा होती है और जड़ों के अंदर कम होती है। Therefore, water moves from the soil to the cells, यानी कि तब क्या होता है? पानी जो है वो जमीन से जड़ की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देता है, यानी कि जमीन में पानी ज्यादा है और जड़ के अंदर कम है। तो जमीन से पानी जड़ के अंदर क्या होने लगता है? एब्जॉर्ब करने लगती हैं जड़ें, या अवशोषित करने लगती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वहां पे कौन सी प्रक्रिया शुरू हो जाती है? वहां पे परासरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और इस परासरण की प्रक्रिया के द्वारा पानी जो जमीन में मौजूद है वो जड़ों के अंदर जाना शुरू हो जाता है। फिर water is reabsorbed in the tubules of nephrons of the kidneys through osmosis,
और ये तो पौधों की बात हो गई। अगर हम इंसानों की, जंतुओं की बात करें तो पानी जो है वो नेफ्रॉन्स की ट्यूब्यूल्स में, जो किडनीज में नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं, उनमें भी परासरण की प्रक्रिया के तहत ही पानी जो है वो रीएब्सॉर्ब होता है। तो ये दो प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपका परासरण की प्रक्रिया को दर्शाती हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एक्चुअल में क्या अंतर है, उसके बारे में अगर समझने की कोशिश करें, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, यानी कि विसरण और परासरण में मुख्यतः क्या अंतर है, इसको समझने का प्रयास करें तो क्या समझ में आएगा? विसरण और परासरण को समझने की कोशिश करें तो जो विसरण होता है उसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी सांद्रता के आधार पर जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो सांद्रता के आधार पर क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। और ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ पे घुली हुई गैसेस का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और परासरण में वाटर मॉलिक्यूल्स का, यानी कि जल का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन की प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, डिफ्यूजन की प्रक्रिया में इट डज नॉट रिक्वायर अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी विसरण की प्रक्रिया में वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, और ऑस्मोसिस में, परासरण की प्रक्रिया में, इट रिक्वायर्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी परासरण में वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑस्मोसिस पे। ये बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट ऑन ऑस्मोसिस, यानी परासरण पे हम बात करें, परासरण पे एक प्रयोग। परासरण का प्रयोग, इसकी कोशिश करें। टेक 3 बीकर्स विद अ फ्यू रेजिन्स इन देम। 3 बीकर्स लेंगे हम और उसमें कुछ किशमिश के दाने भी लेंगे। पोर प्योर वाटर hypotonic solution in the first beaker, an isotonic solution in the second beaker, and a highly concentrated solution in the third beaker. अब तीनों में हम क्या क्या चीजें डालेंगे? तीनों में हम अलग अलग प्रकार का विलयन डालेंगे। तीनों में हम क्या डालेंगे? अलग अलग प्रकार का विलयन डालेंगे। अब देखेंगे उसमें क्या क्या चीजें हैं। एक में हम सादा पानी डालेंगे, एक में हम शक्कर वाला पानी डालेंगे, और एक में हम नमक वाला पानी डालेंगे। तीनों में अलग अलग चीजें हमने डाली। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे, आफ्टर 5 minutes you will observe that the raisins in the first beaker have swollen up. जो पहले बीकर में किशमिश थी वो कैसी हो गई? फूल गई है। इन द सेकेंड बीकर यू विल सी नो चेंज इन द रेजिन्स, यानी कि दूसरे वाले बीकर में जहां पे कंसंट्रेशन बराबर बराबर था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन था, वहां पे क्या हुई? किशमिश जैसी थी वैसी ही रह गई। और इन द थर्ड बीकर यू विल ऑब्जर्व दैट द रेजिन्स हैव श्रंक एंड ब्रोकन डाउन। और तीसरे बीकर में हम देखेंगे कि क्या होगा? रेजिन्स जो है बहुत ज्यादा सिकुड़ गई और टूट गई। यानी कि तब क्या था? पहले वाले में रेजिन के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा था और बाहर की तरफ कंसंट्रेशन कम था, तो पानी जो है वो अंदर की तरफ चला गया। ठीक है। दूसरे में क्या देखेंगे? दूसरे में कोई चेंज नहीं हुआ, और तीसरे में देखेंगे कि रेजिन्स बिल्कुल सिकुड़ गई, है ना। तो इस प्रक्रिया से आप सभी ने विसरण और परासरण, ये दोनों प्रक्रिया को समझने की कोशिश की, है ना। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। एक्चुअल में विसरण क्या होता है और परासरण क्या होता है। तो इसको इस तरह से हम देखने और समझने की कोशिश करते हैं। प्योर वाटर डज नॉट कंटेन सॉल्ट। जो शुद्ध पानी था उसमें नमक नहीं था। दस टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, यानी कि एक
एक बराबरी अपना मेंटेन करने के लिए वाटर ने क्या किया, वो रेजिन के अंदर एंटर करने लगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ, वाटर जो है वो किशमिश के अंदर घुसते चला गया और इसके बाद क्या हुआ, दिस स्वेल्स अप द रेजिन्स। तो पहले बीकर में क्या हुआ, किशमिश जो है वो फूल गई। दूसरे बीकर में द सॉल्ट कंसंट्रेशन इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज द सेम एज दैट इन रेजिन्स। और दूसरे सॉल्यूशन में क्या हुआ कि नमक की मात्रा पानी में उतनी ही थी जितनी किशमिश के अंदर थी, यानी कि लगभग बिल्कुल बराबर का कंसंट्रेशन आया। तो उसमें क्या हुआ, ऑस्मोटिक बैलेंस हो गया। दिस रिजल्ट्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी कि बैलेंस था तो किशमिश जैसी थी वैसी ही रही। हेंस नो चेंज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द रेजिन्स इन द सेकेंड बीकर। अब थर्ड बीकर में क्या हुआ, थर्ड बीकर में देखिए कंटेन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या था, इसमें जो सॉल्यूशन था उसमें नमक की मात्रा थोड़ा सा, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, तब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वाटर मूव्स आउट ऑफ द रेजिन्स, यानी तब क्या हुआ, किशमिश के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी था मौजूद वो पानी बाहर की तरफ निकलने लगा और उसके कारण क्या हुआ, किशमिश जो है वो श्रिंक कर गई, सिकुड़ने लग गई। एक्सेसिव श्रिंकेज रिजल्ट्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ द मेम्ब्रेन, द फेनोमेनन इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। और इस प्रक्रिया को, जहां पे एक्सेसिव श्रिंकेज हो गई किशमिश के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वहां पे इस प्रक्रिया को हम प्लाज्मोलिसिस के नाम से जानते हैं। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका परासरण का प्रयोग है। परासरण का प्रयोग है, ये आप अपने घर में भी ये वाला प्रयोग करके देख सकते हैं। उसके बाद परासरण आपका एक स्पेशल काइंड का डिफ्यूजन है, एक स्पेशल, एक विचित्र प्रकार का विसरण की ही प्रक्रिया है। उसको अगर आपको एक्सप्लेन करने को बोला जाए तो आप उसको कैसे लिखेंगे। डिफ्यूजन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन वेयर देयर कंसंट्रेशन इज हायर टू अ रीजन वेयर देयर कंसंट्रेशन इज लोअर। यानी कि डिफ्यूजन, विसरण एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अणुओं का जो मूवमेंट है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। दिस हैपेंस सो दैट द पार्टिकल्स स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन द गिवन स्पेस। और ये क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो यूनिफॉर्म करने के लिए ये प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन कैन टेक्स प्लेस इन ऑल थ्री स्टेट्स। डिफ्यूजन यानी कि विसरण की प्रक्रिया तीनों स्टेट्स में होती है, ठोस में भी होती है, द्रव में भी होती है और गैसेस में भी होती है। यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट्स में यह प्रक्रिया होती है। ऑस्मोसिस क्या है, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन है, यानी कि विसरण का एक विशेष प्रकार का प्रक्रिया है जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन वेयर इन द मीडियम इज वाटर, जहां पे मीडियम है वो वाटर है यानी कि जल है, और ये फेनोमेनन होता है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने विसरण और परासरण के बारे में जाना और विसरण और परासरण में मुख्य क्या अंतर है उसके बारे में जाना। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।